नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। क्लाउड वाइल्डरनेस में बहुत कम लोग थे, जबकि उजाड़ और जंगली जानवर हर जगह थे, जिसके परिणाम स्वरूप कई छोटी जनजातियां थीं। ऐसी स्थिति में सभी छोटी जनजातियों को एक साथ परीक्षा के लिए एकत्रित करने के लिए बहुत अधिक जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता थी। यद्यपि राज्य का इतिहास बहुत पुराना था, लेकिन विशाल जंगल में आयोजित योद्धाओं की संख्या को एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता था। कहने की जरूरत नहीं कि उस विशाल जंगल में पैदा होना एक त्रासदी थी। न सिर्फ संसाधनों की कमी थी, बल्कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता था। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना नामुमकिन था। वैभव दिव्य साम्राज्य को ये बात पता थी, लेकिन स्थिति को संभालने के लिए कुछ भी नहीं था। क्लाउड वाइल्डरनेस के अलावा 108 राज्यों के कुछ विलक्षण लोग भी छूट सकते थे। वर्षों से अनगिनत जंगल के प्रतिभाशाली लोग व्यर्थ ही मर गए। वे या तो भूख से, बीमारी से, जड़ी बूटियां तोड़ते समय गिरकर मर गए, या जानवरों द्वारा खा लिए गए। जो लोग महान बन सकते थे, वे अंततः भिखारी बनकर मर गए। मरने के बाद भी उन्हें उचित अंतिम संस्कार नहीं दिया गया और उन्हें जमीन में ही दफना दिया गया। कभी कभी आदर्श की तरह एक लकड़ी को कब्र के रूप में खड़ा किया जाता था। हालांकि ये कब्रें कुछ वर्षों के बाद सड़ गलकर ढह जाती थीं। जब मृतकों को याद करने वाले लोग भी मर जाते थे, तो दुनिया से उनका अस्तित्व ही मिट जाता था। गरीबी में पैदा होना और बिना किसी निशान के मरना, यही जंगल में रहने वाले लोगों की नियति थी। विक्रम इसे गहराई से समझता था, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण विकृत हो गया। मोटे बुजुर्ग ने कहा, हमारी यहाँ की यात्रा का वैभव दिव्य साम्राज्य द्वारा किए गए चयन से कुछ न कुछ संबंध है, और ठोस शब्दों में कहें तो हमारे यहाँ आने का कारण और वैभव दिव्य साम्राज्य द्वारा अचानक योद्धाओं का चयन संभवतः एक ही घटना के कारण हुआ है। ओह, इस बात ने ज्योति की दिलचस्पी जगा दी थी। उसकी लंबी पलकों ने हल्की धूप को अपनी आंखों में भर लिया और पतली लंबी आंखें धीरे से हिल गईं। 5 महीने पहले क्लाउड वाइल्डरनेस में एक अजीबोगरीब घटना घटी थी। उस दिन आसमान साफ था, लेकिन कुछ ही सेकंड में क्लाउड वाइल्डरनेस का पूरा आसमान, लाखों मील का क्षेत्र घने बादलों से ढक गया था। और इसमें अजीब बात यह थी कि बादल बैंगनी रंग के थे। बैंगनी बादल ने पूरे क्लाउड वाइल्डरनेस को ढक लिया। इस तरह की घटना वाकई अद्भुत थी। वैभव दिव्य साम्राज्य के खगोलविदों ने भी उस रात को एक खगोलीय घटना घोषित किया और उसका नाम रखा बैंगनी बादलों का जन्म। ये घटना 2 महीने पहले फिर घटी थी। ये और भी ज्यादा अद्भुत थी, क्योंकि इसने आकाशीय पिंडों को ढक लिया था और पूरी दुनिया को ढक लिया था। इस बैंगनी बादलों के जन्म ने वैभव दिव्य साम्राज्य को चिंतित कर दिया था, लेकिन बादलों के निर्जन क्षेत्र के आम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। चूंकि यह घटना रात में घटित हुई थी, इसलिए अपनी सामान्य दृष्टि से उनके लिए रात में रंगों में अंतर करना मुश्किल होगा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि बैंगनी बादलों ने पूरे बादलों के निर्जन क्षेत्र को ढक लिया है, और नहीं उन्हें यह पता था कि बैंगनी बादलों के जन्म ने बादलों के निर्जन क्षेत्र में युआन क्यूई विकार पैदा कर दिया है। उस समय क्लाउड वाइल्डरनेस के सबसे गहरे हिस्सों में भी सैकड़ों हजारों वर्षों से निष्क्रिय पड़े उजाड़ जानवर चौंक गए थे। ऐसी घटना घटित होने की संभावनाएं बहुत कम है। सबसे पहले ये किसी खजाने का जन्म हो सकता है। हालांकि वैभव दिव्य साम्राज्य ने 5 महीने पहले क्लाउड वाइल्डरनेस की खोज के लिए खजाने के कंपास का इस्तेमाल किया था। हालांकि खजाने का कंपास खजाने का सटीक स्थान नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन वे एक बड़े क्षेत्र में खजाने के अस्तित्व की पुष्टि कर पाएंगे। लेकिन खजाने के कंपास ने एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब था कि या तो कोई खजाना था ही नहीं, या फिर वो खजाना इतना रहस्यमय था कि डिटेक्टर उसे पकड़ ही नहीं पाया। अगर ये दूसरी बात थी, तो इसकी कल्पना करना मुश्किल होगा। ऐसा खजाना धरती पर खून खराबे का तूफान मचा सकता था। दूसरी संभावना यह है कि मानव जाति के किसी एकांत प्रिय स्वामी ने कोई बड़ी सफलता हासिल की हो, या फिर ये कोई प्राचीन वीरान पशु हो सकता है जो अराजकता फैला रहा हो। हालांकि ऐसी संभावना बेहद असंभव है। हालांकि क्लाउड वाइल्डरनेस विशाल है, फिर भी पूरी दुनिया की पृष्ठभूमि में ये एक छोटा सा धब्बा ही होगा। इसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए कोई एकांत प्रिय स्वामी या कोई प्राचीन वीरान पशु शायद इस जगह को नहीं चुनेगा। तीसरी संभावना की बात करें तो संभावनाएं कम है। ये किंवदंतियां पूरी तरह से सुनी सुनाई हैं, इनके बारे में बात करना बेकार है। मैं तुम्हें यहाँ क्लाउड वाइल्डरनेस में लाया हूँ, एक तो इसी घटना के लिए था, क्योंकि कौन जाने वहां कोई ऐसा खजाना हो जो तुम्हारी इन मेरिडियन से जुड़ जाए। गुरु, ज्योति ने हल्की सी आह भरी। हालांकि वह भावुक हो गई थी, लेकिन वह ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि ये मोटा बुजुर्ग उसकी जानलेवा बीमारी के इलाज की छोटी सी भी संभावना के लिए इधर उधर भाग रहा है। लेकिन वो जानती थी कि उसकी घातक बीमारी एक अभिशाप थी। हालांकि ऐसी अफवाहें थीं कि एक प्राचीन साम्राज्ञी ने अपनी शक्तियों के माध्यम से उसकी मेरिडियंस को जोड़ने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन ये सब एक अफवाह थी। ऐसी अफवाहों ने इस घातक बीमारी के मध्याह्न रेखाओं को जोड़ना कठिन साबित कर दिया। मोटे बुजुर्ग ज्योति के विचारों को समझ गए और मुस्कुराए। ठीक है, अपने अनुभव को समृद्ध करने के लिए ऐसी घटना के लिए यहाँ आना जरूरी है, भले ही इससे कोई परिणाम न मिले। वैभव दिव्य साम्राज्य में घटी इस घटना ने वैभव राज परिवार को चिंतित कर दिया था।
वैभव दिव्य साम्राज्य के अलावा पड़ोसी राज्य भी जांच पड़ताल करने के लिए क्लाउड वाइल्डरनेस में घुस आए थे। पिछले कुछ महीनों में वैभव दिव्य साम्राज्य ने दिव्य रक्षक दल को इस घटना का कारण जानने के लिए भेजा था। उन्हें लग रहा था कि ये किसी खजाने का प्रकटीकरण है। चूंकि दिव्य रक्षक दल बादल के जंगल में थे, इसलिए वे योद्धाओं का चयन भी कर सकते थे। मोटे बुजुर्ग के एकालाप के बाद ज्योति को अचानक सब समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि दिव्य रक्षक दल ने एक विस्तृत नक्शा तैयार किया था, जिसमें 1000 घरों वाली छोटी छोटी जनजातियों के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं। उस पहाड़ को पार करने के बाद हम लियान जनजाति के कबीले से गुजरेंगे, फिर हम प्रताप जनजाति के कबीले में रुकेंगे। ये 1 लाख से ज्यादा परिवारों वाला एक बड़ा कबीला है। हम वहां आराम कर सकते हैं। जैसे ही मोटे बुजुर्ग ने यह कहना समाप्त किया, उसका दिल धड़कना बंद हो गया और धीमी सी ए ध्वनि निकली। गुरु, क्या बात है? आगे झरने में कोई है, लगता है डूब गया है। चलो देखते हैं, उसने घने जंगल में आगे बढ़ते हुए कहा। हालांकि उसके कदम धीमे लग रहे थे, लेकिन हर कदम काफी दूरी बना रहा था, मानो उसके पैरों तले जमीन सिकुड़ गई हो। ज्योति ने भी ऐसा ही किया था। ऐसे लोग भी थे जो शिखर पर थे और इस दुनिया के लाखों लोगों के दुखों में दखल नहीं देते थे, लेकिन अगर उन्हें वास्तव में ऐसा करना होता तो वे जान बचाकर दखल देते। आदर्श को पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर से बेसिन के नीचे था। पिछली रात से सारी वीरान हड्डियों की ऊर्जा एक ही बार में सोख लेने के बाद आदर्श बेसिन में कूद गया था, साधना समाधि अवस्था में। अब तक आदर्श पूरी तरह से जागा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी किसी स्वप्न में हो। उजाड़ हड्डियों की ऊर्जा आदर्श के शरीर द्वारा पहले ही पूरी तरह से पचा ली गई थी। एक बूंद भी नहीं बची थी। उसका शरीर एक बार फिर भूखमरी की स्थिति में पहुंच गया था। आदर्श को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि एक कोमल हाथ उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठा रहा है। आदर्श का शरीर हल्का हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नरम घास पर लेटा हो और उसके कोमल हाथ उसकी छाती को दबा रहे हों। पुआ! आदर्श ने मुंह भर पानी थूक दिया। ये पानी साफ नहीं था, बल्कि धुंधला था। इसमें आदर्श की शारीरिक साधना से उत्पन्न अशुद्धियां मिली हुई थीं। जिस लड़की ने आदर्श को बचाया था, उसने किसी भी तरह की घृणा नहीं दिखाई, बल्कि आश्चर्य व्यक्त किया। एक उजाड़ स्वर्ग की स्वामी होने के नाते वो तुरंत समझ गई कि ऐसा पानी थूकने का क्या मतलब है। जब आदर्श जागा और उसकी दृष्टि वापस आ गई, तो उसे तेज धूप के कारण अपनी आंखें खोलने में परेशानी हुई। धुंध में आदर्श ने लड़की को अपने से कुछ इंच की दूरी पर क्लियरली देखा। उसकी गोरी त्वचा, साफ आंखें, शरीर से निकलती ताजगी भरी अनुभूति और मंद विद्वान आभा उसे किसी बड़े कबीले की बेटी जैसा बना रही थी। लेकिन उसके कपड़े महंगे रेशम के नहीं, बल्कि सफेद लिनेन के थे। धुले हुए कपड़े साफ थे, उन पर कोई दाग नहीं लगा था। विशाल जंगल में गरीब लोग यही कपड़े पहनते थे। एक अमीर लड़का केवल तभी लिनेन के कपड़े पहनता था जब उसके किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती थी। ये उसकी गरीबी को दर्शाता था, जिसे शोक वस्त्र पहनना भी कहा जाता है। उसके सामने खड़ी प्रिया स्वभाव या रूप रंग से गरीब बच्चों जैसी नहीं दिखती थी। फिर भी उसने लिनेन के कपड़े पहने हुए थे और उसकी पतली काया और जेड जैसी त्वचा के कारण लिनेन के कपड़े पहनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी नश्वर दुनिया में उतर आई हो और पहाड़ों में छिप गई हो। तुम आदर्श को संदेह हुआ, यह लड़की निश्चित रूप से लियान आदिवासी कबीले से नहीं थी। क्या वो बाहरी हो सकती है? आदर्श ने आसमान की तरफ देखा। सुबह हो चुकी थी। जब वो पानी में उतरा तो आधी रात हो चुकी थी। क्या वो पूरी रात पानी में रहा? अचानक आदर्श को एक बड़ी सरप्राइज के साथ कुछ एहसास हुआ। वो पूरी रात पानी के अंदर रहा, जो एक सामान्य व्यक्ति की कैपेसिटी से परे था। यद्यपि आदर्श एक ट्रांस जैसी अवस्था में था, लेकिन वह जानता था कि बैंगनी क्रिस्टल की ठंडी ऊर्जा प्रवाह ने उसके शारीरिक फंक्शन को बनाए रखा था, जिससे वो दम घुटने से नहीं मरा। बैंगनी क्रिस्टल उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था। ये लड़की इस समय प्लंज बेसिन पर क्यों होगी? क्या उसे पता था कि वो कितनी देर से पानी में है? शुक्र है कि लड़की के अगले शब्दों ने उसकी चिंता दूर कर दी। तुम पानी पर क्यों तैर रहे थे? क्या तुम डूब रहे थे पानी पर तैरते हुए? ऐसा लगता है कि जब लड़की दिखाई दी तो वो पहले से ही तैर रहा था। आदर्श ने राहत की सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मिस को बचाने के लिए धन्यवाद। आदर्श को तब एहसास हुआ कि इस लड़की के पीछे एक मोटा बुजुर्ग खड़ा था। बुजुर्ग के सिर पर चांदी जैसे सफेद बाल थे और वो जवान नहीं लग रहा था। हालांकि उसकी त्वचा बेहद ताजा और चमकदार थी। न सिर्फ उस पर झुर्रियां थीं, बल्कि वो सुर्ख भी थी। आदर्श को अचानक से एक मुहावरा सूझा, सफेद के बीच लाल, शक्ति में असाधारण। आदर्श को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ये मुहावरा खूबसूरत लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन एक बूढ़े आदमी के लिए इसका इस्तेमाल करना बेतुका था। आदर्श को एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी उसे शरारती निगाहों से देख रहा था, मानो वो उसमें बहुत रुचि रखता हो। उसकी आंखें पहले छोटी थीं और चेहरा भरा हुआ था। इस हंसी ने उसकी आंखें लगभग गायब कर दी थीं, लेकिन वो आंखें आदर्श के आर पार देख पा रही थीं। आदर्श को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है, और ये एहसास बेहद असहज था। क्या वो मेरे दिल में बैंगनी क्रिस्टल को देखने में सक्षम था? लेकिन अगले ही पल आदर्श को एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा चिंता कर ली थी। मोटे बुजुर्ग की नजर उसके दिल पर नहीं रही,
बल्कि गहरे अर्थ के साथ बोला, युवा, तुम भले ही जवान हो, लेकिन तुम्हारे मन में कई गहरे विचार हैं। ओह! आदर्श कांप उठा। बूढ़े आदमी का क्या मतलब था? तुम डूब नहीं रहे थे, फिर भी तुमने हमें शुक्रिया कहा। हमने तुम्हें बचाया भी नहीं, फिर भी तुमने अपने फायदे के लिए मौके का फायदा उठाया। क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? अभी कुछ देर पहले तुम्हारे चेहरे पर घबराहट सी दिख रही थी। ये कहकर मोटा बुजुर्ग मुस्कुराया, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। आदर्श का दिल धड़क उठा। इस समय मोटे बुजुर्ग का हाथ आदर्श के कंधों पर आ चुका था। इससे आदर्श चिंतित हो गया। धिक्कार है, मुझे नफरत है जब लोग मेरे कंधों पर थपथपाते हैं। पिछली बार जब विक्रम ने ऐसा किया था तो उसकी जान जाते जाते बची थी। गलत मत समझो, मुझे तुम्हारे शरीर के उस छोटे से राज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोटे बुजुर्ग ने हंसी से कहा, क्या मजाक है? एक सम्मानित बुजुर्ग होने के नाते मैं उस राज के बारे में क्यों सोचूंगा जो विशाल जंगल में एक छोटे से आदिवासी कबीले में रहने वाले 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के पास होगा। एक डिस्फेमिज्म तो ऐसा होगा जैसे कोई बादशाह किसी छोटे भिखारी का सामान छीन ले। ऐसा कैसे हो सकता है? बेशक ये मोटे बुजुर्ग के विचार थे, लेकिन आदर्श की नजर में उसने महसूस किया कि बुजुर्ग की मुस्कान बेहद दयनीय थी। मैं तो बस उत्सुक हूं, लगता है आप। ओह! मोटे बुजुर्ग के चेहरे पर भाव बदल गए। क्या आप वाकई इस लेवल तक पहुंच सकते हैं? मोटे बुजुर्ग के शब्दों ने आदर्श को थोड़ा सा झटका दिया। ये सब अचानक हुआ था। आदर्श बस पानी से ऊपर तैरकर आया था और इस बूढ़े और जवान जोड़े से मिलने आया था और अपनी शारीरिक सिचुएशन की जांच नहीं कर पाया था। जांच करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना, वह अभी भी नश्वर रक्त के चौथे लेवल मेरिडियन क्षेत्र में क्यों है। उनकी साधना में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अलग था। क्या हो रहा है? पहले मैंने जड़ी बूटियों के एक विशाल ढेर से हर्बल सार अवशोषित किया था और थोड़ी सी उजाड़ हड्डियों की ऊर्जा के साथ मैं एक कमजोर व्यक्ति से अपने रेनडुएर माई को खोलने के क्षेत्र में पहुंच सका। कल रात मैंने उजाड़ हड्डियों का सारा सार चूस लिया था और उसे पूरी तरह से पचाने में सफल रहा। मुझे लगा था कि मैं पौराणिक बैंगनी रक्त क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा, लेकिन अगर मैं वहां तक नहीं भी पहुंच पाया तो मुझे क्यूई गैदरर के शिखर पर होना चाहिए था। लेकिन मैं मेरिडियन क्षेत्र में क्यों अटका हुआ हूं? उजाड़ हड्डी का एक पूरा टुकड़ा खत्म करने के बाद मॉर्टल ब्लड के चौथे लेवल पर अभी भी बने रहना बहुत डिसअपॉइंटिंग है। यही वो एनर्जी थी जिसकी विक्रम को पर्पल ब्लड के डोमेन में पहुंचने के लिए जरूरत थी। क्या मेरी नेचुरल टैलेंट इतनी खराब हो सकती है? लेकिन उस मोटे बुजुर्ग के शब्दों का क्या मतलब था? असल में इस लेवल तक पहुंचना क्या एक छोटे से कबीले के योद्धा के लिए मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करना एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट थी? मोटे बुजुर्ग ने आदर्श को अनिश्चितता से देखते हुए बुदबुदाया, साफ की गई मेरिडियन, ड्रैगन पल्स, कठोर शरीर, अस्थि रक्त एक साथ। ऐसा नहीं हो सकता। यह बच्चा क्लाउड वाइल्डरनेस से पैदा हुआ है और लियान आदिवासी कबीले से होना चाहिए। कठोर शरीर, ड्रैगन पल्स होना इम्पॉसिबल होगा। मोटे बुजुर्ग ने आदर्श के फीके कपड़ों और फटे पुराने जूतों को देखा और उसकी पृष्ठभूमि का अंदाजा लगा लिया। अगर किसी बड़े कबीले का कोई शिष्य भी ट्रेनिंग के लिए क्लाउड वाइल्डरनेस आता तो वो लिनेन के कपड़े पहनता, लेकिन नए कपड़े, आदर्श से अलग, जिसने साफ तौर पर सालों से उन्हें पहना था। साफ मेरिडियन, ड्रैगन पल्स, टेम्पर्ड बॉडी, हड्डी रक्त एक के रूप में। आदर्श को मोटे बुजुर्ग की बातों का मतलब नहीं पता था, लेकिन वह बता सकता था कि ये कुछ अच्छी बात है। ऐसा लग रहा था कि अनजाने में ही उसे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया है। गुरुजी, आप कहते हैं कि इस लड़के का शरीर संयमित है? मोटे बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़की आश्चर्यचकित हो गई। ऐसा लग रहा था कि ये मूल्यांकन कुछ असामान्य था। हाँ, अगर ये किसी लंबी विरासत वाले परिवार का कोई कुलीन व्यक्ति होता तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं थी, लेकिन विशाल जंगल में किसी छोटे गरीब बच्चे के लिए टेम्पर्ड बॉडी हासिल करना बहुत दुर्लभ है। मोटे बुजुर्ग समझ गए कि आदर्श को ऐसी अवस्था का मतलब नहीं पता और उन्होंने उसे समझाया। हालांकि नश्वर रक्त के 5 लेवल होते हैं, लेकिन केवल पहले 4 लेवल का ही शरीर के ट्रेनिंग से कोई लेना देना है। 5वां लेवल क्यूई गैदरर, नश्वर रक्त और बैंगनी रक्त के बीच का एक मध्यवर्ती चरण है। चौथे लेवल तक पहुंचना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम तक ट्रेनिंग लेना ताकि शरीर का हर इंच टेम्पर्ड बॉडी की अवस्था तक पहुंच जाए, आसान नहीं है। ऐसे व्यक्ति की न केवल सभी मेरिडियन साफ हो जाती हैं, बल्कि उनकी मेरिडियन एक सामान्य योद्धा से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। उनकी जीवन शक्ति इतनी प्रबल होगी मानो उनके शरीर के भीतर कोई अजगर नाच रहा हो। और जब शरीर का टेम्परिंग पूरा हो जाता है तो हड्डियां, मांस और रक्त पूरी तरह से एक हो जाते हैं। एक प्रहार से हड्डियां और रक्त एक होकर चीख उठेंगे। मोटे बुजुर्ग की व्याख्या ने आदर्श को प्रबुद्ध कर दिया। कोई सरप्राइज नहीं कि आधी से ज्यादा उजाड़ हड्डियों की एनर्जी खत्म करने के बाद भी उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। सारी एनर्जी इस तपती हुई शारीरिक अवस्था तक पहुंचने में खर्च हो गई थी। उसके ट्रेनिंग में तेजी से इंप्रूवमेंट हुआ था और आदर्श जानता था कि जल्दबाजी का प्रिंसिपल नुकसानदेह होता है, इसलिए इतनी तेजी से लेवल पर आगे बढ़ना अच्छी बात नहीं रही होगी। लेकिन पानी के अंदर गलती से गहरी नींद में चले जाने के कारण उसने अपनी सारी छिपी हुई प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया था। तुम्हारा शरीर बिल्कुल सामान्य है, बूढ़े ने आंखें मूंदते हुए कहा। आचार्य वेदांत की तुलना में उसकी क्षमता कहीं ज्यादा थी।
आचार्य वेदांत ने आदर्श की टैलेंट का टेस्ट करने के लिए जिस मेथड का उपयोग किया था उससे बैंगनी क्रिस्टल की टैलेंट प्राप्त हुई थी। जहां तक इस बूढ़े आदमी की बात है, वो अपनी नंगी आंखों से आदर्श की असली टैलेंट पहचान सकता था। आदर्श दंग रह गया। ये मोटा आदमी साफ तौर पर स्वर्ग की आंख खोलने के डोमेन में पहुंच गया था। आदर्श जानता था कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति है। सिर्फ 2 महीने पहले ही उसका शरीर इतना कमजोर था कि एक मुर्गी भी नहीं उठा सकता था। मोटा बुजुर्ग पहले ही बेहद सामान्य कहकर बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बोल रहा था। आदर्श चिंतित था, अगर मोटे बुजुर्ग ने स्वर्ग की आंख खोल दी थी तो क्या वो नहीं देख सकता था कि उसके दिल में क्या सीक्रेट है। नॉर्मल फिजिकल बिल्ड, गरीब परिवार में जन्मा, फिर भी मोटे बुजुर्ग ने सोचा। उसने आदर्श के पीछे बने बेसिन की ओर देखा और उसके मन में एक आइडिया कौंधा। उसने आदर्श के पूरे शरीर को छुआ, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि पुरुषों के बीच फिजिकल टच करना इनएप्रोप्रिएट है? अब समझ आया। इस बच्चे ने जरूर कोई कीमती खाना खाया होगा और गहरे कुंड में अपने शरीर को ट्रेनिंग दी होगी। उस कीमती खाने की प्रचंड ऊर्जा कुंड के ठंडे पानी ने बेअसर कर दी होगी। इस तरह आपने अनजाने में अपने पूरे शरीर को संयमित कर लिया, जिससे आप ऐसी अवस्था में पहुंच गए। इस बूढ़े आदमी की बातों ने आदर्श को अवाक कर दिया। ये बूढ़ा आदमी बहुत स्मार्ट था। हालांकि उसका अनुमान पूरी तरह एक्यूरेट नहीं था, पर वो सच के बहुत करीब था। इस उम्र में ऐसी अचीवमेंट हासिल करना वाकई आसान नहीं है। हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको कुछ खजाना खाने का सौभाग्य मिला है, लेकिन भविष्य में मुझे शक है कि और भी कुछ होगा। लेकिन ये फिर भी आसान नहीं है। मोटे बुजुर्ग की बात सुनकर आदर्श की आंखें घूम गईं। ये तारीफ थी या इंसल्ट? अरे बच्चे, मुझे लगता है कि ये किस्मत ही होगी कि तुम मुझसे मिले, मोटे बुजुर्ग ने कहा और उसकी छाती में हाथ डाला, मानो वो कुछ निकाल रहा हो। आदर्श की आंखें चमक उठीं। क्या ये किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट के संकेत हैं? हो सकता है कि बूढ़े ने उसकी कद्र की हो और उसे कोई टेक्निकल नॉलेज या वीरान हड्डियों का सार देने की सोच रहा हो। मैजिकल पिल्स भी काम आ सकती हैं। मोटे बुजुर्ग का हाथ मोटा और फूला हुआ था। उसने अपने अंगूठे में एक भड़कीली जेड की अंगूठी पहनी हुई थी। ये नॉर्मल बुजुर्गों की रूखी सूखी शक्ल से बिल्कुल अलग थी। किसी चीज को पकड़कर उसकी मोटी मुट्ठी कसी हुई थी। किसी सफेद भाप से पकी रोटी की तरह उसने उसे आदर्श की हथेली पर रखा और धीरे से छोड़ दिया। हो अला। कुछ कांसे के सिक्के आदर्श के हाथों में गिर पड़े। मोटे बुजुर्ग की गर्मी से कांसे के सिक्के अभी भी गर्म थे। कांसे के सिक्के। आदर्श का मन शर्मिंदगी और उदासी से भर गया। आदर्श की निराशा को महसूस किया जा सकता है। ये वाकई एक अप्रत्याशित मोड़ है। ये लो और कुछ मिठाइयां खरीद लो। मोटे बुजुर्ग ने उदारता के भाव से हाथ हिलाते हुए मुस्कुराया। उसके बगल में बैठी लड़की, जो लिनेन के कपड़े पहने थी, हल्के से मुस्कुराई। उन्होंने आदर्श को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया था। क्या बकवास है। आदर्श ने अपने हाथ में 20 कांसे के सिक्कों को देखा। उसके दिमाग में 1000 अपनी मां को बकवास करो चल रहे थे। इस दुनिया में मनुष्य सोने, चांदी और कांसे को करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्लाउड वाइल्डरनेस में सोना और चांदी केवल भुगतान का एक सपोर्टिव मेथड थे। असली करेंसी भोजन, कवच और हथियार थे। ये बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से एक एक्सपर्ट था, लेकिन फिर भी उसे इस दुनिया में कुछ करेंसी लेकर चलना पड़ता था। नश्वर संसार में चांदी के सिक्के बहुत बड़े वैल्यू के थे। सामान्य सराय या खाने पीने की दुकान के लिए कांसे के सिक्के होना जरूरी था। इसलिए यह सरप्राइज की बात नहीं थी कि बूढ़े व्यक्ति के पास कांसे के सिक्के थे। लेकिन एक्सपर्ट्स के लिए न सिर्फ कांसे के सिक्के बल्कि सोना चांदी भी उनके लिए कम मूल्यवान थे। अगर देना ही था तो कम से कम कुछ सोने की सिल्लियां तो दो। आदर्श अवाक रह गया। दरअसल कुछ न होने पर भी कुछ पाने की ऐसी सोच रखना ही शर्मनाक था। जैसा कि कहावत है, गरीबी इंसान को अजीबोगरीब लोगों से मिलवा देती है। अपने ट्रेनिंग रिसोर्सेज के खर्च होने के बावजूद वो अभी भी मेरिडियन क्षेत्र में था। हालांकि टेम्पर्ड बॉडी होना बहुत अच्छी बात थी, लेकिन पर्पल ब्लड डोमेन में न होने के कारण वो विशाल जंगल में शिकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। शिकार किए बिना वो खाना कैसे खाएगा? क्या मुझे सिर्फ अनाज का दलिया खाना चाहिए? और यहां तक कि अनाज के दलिया के लिए भी प्रिया हमेशा उसके लिए अनाज छोड़ देती थी, जबकि वो सिर्फ दलिया का पानी पीती थी। यदि आदर्श भूखा मरता तो वो प्रिया को भी भूखा मार देता। आदर्श को मजाक लगा, लेकिन उसने फिर भी कांसे के सिक्के जमा कर लिए। अच्छा होता कि वो उन्हें ले लेता। आखिर अगर वो उन्हें प्रिया को दे देता तो वो उसे कबीले या दूसरे लोगों को खाने के बदले दे सकती थी। वास्तव में आकाश में कोई पाई नहीं थी। इसके अलावा मोटा बुजुर्ग उसे केवल एक बच्चा मानता था, इसलिए उसे मिठाई के लिए कुछ कांसे के सिक्के देना खुद को खुश करने के लिए था। यद्यपि उनका शरीर संयमित था, तथापि उनका शरीर औसत था, तथापि वे कुछ विशेष नहीं थे, क्योंकि वे खजाने के माध्यम से उस अवस्था तक पहुंचे थे। वो छोटा था, गरीब था, कमजोर था। बूढ़े आदमी के साथ भी वो बिल्कुल अजनबी था। बूढ़ा आदमी उसे कोई बेनिफिट क्यों देगा? उसे उसके साथ प्ले करना अच्छा लगता था और वो उसे टीज करता था। मैं कहता हूं, बड़े, आप कहां जा रहे हैं? आदर्श ने कन्वर्सेशन करने की कोशिश की। आखिर उस बूढ़े आदमी को जानने में कोई बुराई नहीं थी। हम ताओ आदिवासी कबीले में जा रहे हैं। मोटे बुजुर्ग ने इसे सीक्रेट रखने की जहमत नहीं उठाई।
ताओ जनजातीय कबीला। आदर्श जानता था कि ताओ जनजातीय कबीला लियान जनजातीय कबीले के पास एक बड़ा कबीला था और वो लियान जनजातीय कबीले का मालिक था। लियान जनजातीय कबीले के हथियार और कवच का निर्माण ताओ जनजातीय कबीले को सप्लाई किया जाता था। ये बूढ़ा और जवान जोड़ी वाकई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनमें बिना किसी हिचकिचाहट के क्लाउड वाइल्डरनेस को क्रॉस करने की कैपेसिटी थी। ये तारीफ के काबिल थी। आदर्श को अचानक याद आया कि लियान जनजाति के कबीले से बात करते हुए आचार्य वेदांत ने बताया था कि क्लाउड वाइल्डरनेस में कुछ हुआ था। उसने ये भी बताया था कि कई वीआईपी लियान जनजाति के कबीले के पास से गुजरते हैं, जिससे लियान जनजाति के मुखिया की उपेक्षा नहीं होती। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये बूढ़ा आदमी और जवान लड़की वीआईपी थे। मोटा बुजुर्ग तो जाने की तैयारी में था, लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ने से पहले ही उसे अचानक भूख लगाई। उसने सूरज की तरफ देखा और अपनी मोटी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, कुछ खाने का टाइम हो गया है। यहाँ का सीन बुरा नहीं है, पहाड़ है और पानी साफ है। चलो यहीं खाना खाते हैं। खाओ। ये शब्द सुनते ही आदर्श को अचानक भूख लगी, बहुत भूख लगी। लगातार 2 महीनों तक दलिया खाने के कारण वो जड़ी बूटियों और उजाड़ हड्डियों के सार को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग कर रहा था, लेकिन उसने कल रात गहरे पानी में जो ऊर्जा अवशोषित की थी वो सब उसने पचा ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे आदर्श का शरीर अंदर से खाली हो गया हो। अरे शिष्य, चलो खाना खाते हैं, मोटे बुजुर्ग ने ज्योति को पुकारा। ज्योति ने सिर हिलाया और आदर्श की ओर देखते हुए कहा, छोटे भाई, आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? अरे! आदर्श दंग रह गया। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि लड़की की आवाज बेहद मार्मिक थी। वो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि आदर्श ने ऐसा कहा था, लेकिन वो पहले से ही बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा था। ये बूढ़ा आदमी और जवान लड़की असाधारण कद के होंगे। वे जो खाना खाते हैं वो इतना बुरा नहीं हो सकता। कोई भी डिश खेती के लिए बहुत अनुकूल होगी। मोटा बुजुर्ग आग जलाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि आदर्श उसे और देर तक रुकने की प्लानिंग कर रहा है तो उसने तिरस्कार से उसका उपहास किया। लेकिन चूंकि उसके शिष्य ने उसे पहले ही इनवाइट कर दिया था, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट ही कर सकता था। उसने अपने दाहिने हाथ में पहनी हुई जेट की अंगूठी को छुआ और किसी मैजिशियन की तरह 3 पंख वाले तीतरों को बाहर निकाला। एक डंडे से उनमें छेद करके उसे आग के पास रख दिया। बूढ़े आदमी की जेट की अंगूठी डोरेमोन की थैली जैसी थी। थोड़ी ही देर में उसने मसालों से भरी कई बोतलें और जार निकाले। आदर्श ईर्ष्यालु था। उसने शुरू में बूढ़े आदमी की अंगूठी को मैजिकल शो समझकर इग्नोर कर दिया था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट एक खजाना थी जिसमें बड़ी से बड़ी वस्तुएं रखी जा सकती हैं। ऐसा लगता है कि ये पौराणिक अंतरस्थानिक वलियों के समान था। हे, अपनी किस्मत चमकाओ बच्चे, मेरी पाक कला का स्वाद बहुत कम लोगों ने चखा है। ये कहते हुए बूढ़े ने अपने हाथ रगड़े और एक तीतर को भूनना शुरू कर दिया। तभी आदर्श को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण तीतर नहीं था। ये दिखने में तीतर जैसा ही था, लेकिन इसके अंदर अपार ऊर्जा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आदर्श तीतर से तैरते हुए प्रकाश बिंदु देख सकता था। ये ऊर्जा बहुत शुद्ध थी, जिससे ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। आदर्श को लगा जैसे उसकी जीभ में लार आ रही है। ये बहुत बढ़िया चीज थी। उसने 2 महीने से मांस नहीं खाया था, अतः इस मोटे ताजे तीतर को देखकर, जिसमें शुद्ध ऊर्जा थी, उसके मुंह में पानी कैसे ना आ जाए। वो तीतर को भूनकर उसे धीरे धीरे अपने पेट में डालने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। लेकिन बहुत जल्दी ही आदर्श को निराशा महसूस हुई जब उसने बूढ़े आदमी की भूनने की मेथड देखी। बूढ़े आदमी की पाक कला बहुत भयानक थी। मोटा बुजुर्ग तीतर को पकड़े हुए था, लेकिन उसे आग के बहुत क्लोज रख रहा था और उसकी घूमने की स्पीड बहुत स्लो थी। खुली आग पर खाना भूनना बारबेक्यू रेस्टोरेंट में ग्रिल करने जैसा नहीं था। बारबेक्यू रेस्टोरेंट में विशेष ग्रिल का इस्तेमाल होता है जो इजीली जल जाते हैं। इसकी लौ एक समान होती है और सबसे खास बात यह है कि यह धुआं रहित होती है। लेकिन जलाऊ लकड़ी में आग एक समान नहीं होती और धुआं घना होता है। ये धुआं बिना जली लकड़ी की राख होती थी, जो आग की लपटों के साथ ऊपर उठकर तीतर की खाल पर चिपक जाती थी। इसलिए कुछ ही देर में बूढ़े के हाथों में तीतर जलकर काला पड़ गया। वो ज्यादा पका नहीं था, बस राख की एक परत से ढका हुआ था। इससे न सिर्फ उसकी बनावट पर असर पड़ा, बल्कि उसका स्वाद भी कड़वा हो गया। हालांकि बूढ़ा आदमी बीच बीच में ऑयल पोंछता रहा, लेकिन राख की मोटी होती परत की सिचुएशन को बदलने में वो नाकाम रहा। बूढ़े आदमी के काम करने के तरीके से साफ था कि अब बस कुछ ही टाइम बाकी था कि वो ज्यादा जल जाए। लकड़ी पर मांस भूनना एक मुश्किल काम था। बारबेक्यू रेस्टोरेंट के एक्सपर्ट भी शायद इसे अच्छी तरह से न कर पाए, लेकिन बूढ़ा आदमी तो और भी बुरा था। ये बात समझ में आती थी। आखिर उस बूढ़े की क्या स्टेटस थी? टाइम कीमती था, इसलिए उसे खुद खाना बनाने की जरूरत नहीं थी। उनकी पाक कला कौशल स्वाभाविक रूप से कुछ खास नहीं थी। इसके अलावा लकड़ी पर मांस भूनना भी बहुत कठिन था। ये वास्तव में स्वर्ग की संपत्ति का विनाश है। एक पेटू नहीं, बल्कि एक पारखी व्यक्ति के रूप में जो व्यंजनों पर रिसर्च करने का आनंद लेता है, आदर्श अब और सहन नहीं कर सकता था। जब तीतर लगभग भूनने का काम पूरा कर चुका था, तो बूढ़े व्यक्ति ने उस पर विभिन्न मसाले छिड़के और काले हो चुके भुने हुए तीतर को ज्योति को दे दिया। आदर्श को लगा कि वहां कोई जगह नहीं है जहां कोई काट सके,
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ज्योति को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने कहा, शुक्रिया मालिक। भुने हुए तीतर को एक्सेप्ट किया और उसके छोटे छोटे टुकड़े खा लिए। हालांकि उसके होंठ गुलाबी और छोटे थे, लेकिन इतना भुना हुआ तीतर खाने के बाद उसके होंठ काले पड़ गए थे। इस दृश्य को देखकर आदर्श के चेहरे के सारे भाव उड़ गए। ये फूड कल्चर के विरुद्ध एक बड़ा अपराध था। बूढ़े व्यक्ति को अपनी शिष्या से बहुत लगाव था, इसलिए भुना हुआ तीतर स्वाभाविक रूप से उसके लिए छोड़ दिया गया। जहां तक आदर्श की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो आखिरी होगा, लेकिन आदर्श फिर भी आभारी था। अगर ये तीतर बिकता तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती, यहां तक कि विक्रम जैसा व्यक्ति भी इसे नहीं खरीद पाता। एक तीतर को भूनने के बाद बूढ़े आदमी ने दूसरे को भूनना शुरू कर दिया। चूंकि पहला ज्योति को दिया गया था, बूढ़े व्यक्ति ने इसे एक्स्ट्रा केयर से पकाया था, लेकिन चूंकि दूसरा उसके अपने लिए था, इसलिए ये और भी बदतर लग रहा था। हालांकि बूढ़ा आदमी अपने काम से अब भी बहुत खुश था। दोनों तीतरों को भूनने के बाद उसने अपनी अंगूठी से शराब का एक जग निकाला। वो भुने हुए मांस को बड़े चाव से खाने लगा और मजे से शराब पीने लगा। शराब खत्म करने के बाद उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे और उसकी सफेद दाढ़ी संतुष्टि से लहरा रही थी। तभी उसे अचानक एक ख्याल आया और उसने आदर्श की तरफ देखते हुए आलस से कहा, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे अपने लिए भून सकते हो, मैं इसे सर्व नहीं करूंगा। आदर्श अवाक रह गया। हालांकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ा आदमी उसके लिए तीतर भूनेगा, लेकिन बूढ़े आदमी ने पहले कहा था, बहुत कम लोगों ने मेरी पाक कला का स्वाद चखा है। जब आदर्श ने ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि बूढ़ा आदमी उसके लिए तीतर भूनेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा नहीं था। आदर्श को खुद चिकन भूनने का ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। हालांकि उसने खाने पर रिसर्च की थी, लेकिन आखिरकार वो एक मॉडर्न इंसान था। वो बारबेक्यू पिट और धुआं रहित कोयले पर आसानी से एक मुलायम और कुरकुरा भुना हुआ चिकन बना सकता था, लेकिन जलाऊ लकड़ी के साथ ऐसा करना उसके लिए मुश्किल था। जलाऊ लकड़ी से निकलने वाली राख को रोकने का कोई तरीका नहीं था, और चाहे वो तीतर को कितना भी घुमाए, राख तीतर के मांस पर ही गिरती। मैं कहता हूं, क्या आपके पास कड़ाही है? आदर्श ने बेहद विनम्रता से पूछा। सिद्धांतों का पाखंडी होने के कारण वो चाहे कितना भी भूखा क्यों न हो, समझौता करने को तैयार नहीं था। 2 महीनों में उसने पहली बार मांस देखा था, और ये तो उच्च श्रेणी का मांस था। हाँ, मैं करता हूं, ये कहते हुए बूढ़े आदमी ने अपनी अंगूठी से एक बर्तन निकाला। हालांकि बर्तन किसी अनजान चीज से बना था, फिर भी वो अच्छी तरह से बना था और सही आकार का था। आदर्श बहुत संतुष्ट था। आदर्श ने खुद को बिजी कर लिया। वो उन मसालों को पहचानने लगा जो बूढ़े ने निकाले थे। मसालों, तेल, सॉस और नमक की पूरी रेंज देखकर वो हैरान रह गया। यहाँ तक कि कुछ वनस्पति मसाले भी थे जो हरे प्याज और अजमोद जैसे दिख रहे थे। वो शराब, क्या मैं इसे उधार ले सकता हूँ? आदर्श ने फिर पूछा। अरे शराब, तुम मेरे साथ 2 प्याले पीना चाहोगे? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए क्षणिक सदमे से उबरते हुए आदर्श को शराब दी। क्या इस बच्चे को वाकई शराब पसंद है? यद्यपि वो कंजूस था, लेकिन वो शराब पीने वाले दोस्त बनाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि तभी पीने का कोई मतलब था। हालांकि उसे अपने सामने वाला बच्चा पसंद नहीं था। आदर्श तो कुछ न होने से बेहतर ही था। आखिर ज्योति शराब नहीं पीता थी, इसलिए वो पूरे 1 साल से अकेले ही शराब पी रहा था। मास्टर, ज्योति थोड़ा अवाक रह गया, आप बच्चों को शराब कैसे दे सकते हैं? लेकिन उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि आदर्श ने तीतर को सुखाने के बाद उसमें शराब डाल दी होगी, उसे समान रूप से फैला दिया होगा और तीतर के उधर गुहा को भी नहीं छोड़ा होगा। बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने घूर कर देखा। उसकी दाढ़ी भड़क उठी। ये 1000 साल पुरानी शराब थी। शराब का शौकीन होने के नाते वो अपनी शराब की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं खाना बना रही हूं, आश्चर्यचकित आदर्श ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया। मुझे कहना ही होगा, ये वाइन वाकई बहुत अच्छी है। इसकी खुशबू मीठी है। मुझे आश्चर्य है कि ये किस खजाने से बनी होगी। मुझे लगता है कि इसका एक घूंट पीने से खेती में कमाल हो जाएगा। खाना पकाना? क्या शराब का इस्तेमाल खाना पकाने में किया जा सकता है? बूढ़े आदमी ने मना कर दिया। कुछ हिचकिचाहट के बाद आदर्श को समझ आ गया। इस दुनिया में पाक कला की मेथड पृथ्वी से बहुत भिन्न थी। यहां तक कि जब चीन में फूड कल्चर अपने चरम पर थी, तब भी प्राचीन काल में खाना पकाने की सभी टेक्निक्स बहुत सिंपल थीं। तांग और सोंग राजवंशों के दौरान खाना पकाने का बेसिक मेथड भाप या उबालना था। सब्जियां हो या मांस, उन्हें नमक के साथ मिलाकर ढक्कन से ढककर पकने के बाद खाया जाता था। जहां तक हलचल तलना, क्विक फ्राई, ब्लांचिंग, स्मोकिंग या शराब के साथ खाना पकाने आदि का सवाल है, खाना पकाने के इन मेथड्स को केवल फिजिकल वेल्थ में इंप्रूवमेंट के बाद ही डेवलप किया जा सका। हर क्षेत्र की फूड कल्चर अलग अलग थी। लगभग 80% चीनी व्यंजन यूनिक थे। पूरी दुनिया में सब्जियों को सबसे साधारण तरीके से तलना भी चीन की ही देन है। सुनने में भले ही ये अविश्वसनीय लगे, पर सच यही है। संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे कॉम्प्लेक्स खाना पकाने की टेक्निक्स चीनियों की थीं, जिनका कोई निकटतम प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इस दुनिया में विशाल जंगल को छोड़कर लोगों का कठिन परिश्रम वाला जीवन बहुत मुश्किल था, इसलिए भोजन के एक्सपेरिमेंट के लिए कोई एनर्जी या मटेरियल नहीं बची थी। जहां तक अमीर शहरों की बात है, वहां के अमीर लोग एक्सपर्ट थे।
वे अपनी युद्ध कलाओं, युद्ध शस्त्रों और उजाड़ हड्डियों को परिष्कृत करने की टेक्निक्स पर फोकस थे, इसलिए खाना पकाने पर रिसर्च करने का टाइम ही नहीं था। इस पर रिसर्च केवल बड़े कुलों के सर्वेंट ही कर सकते थे। ये लोग अच्छा खाना बनाते थे और एक्सपीरियंस से कुछ पाक कला कौशल भी अर्जित करते थे। लेकिन इतने छोटे क्षेत्र में पाक कला की एक लिमिटेशन थी। अमेरिका में भी बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि खाना पकाने में शराब का इस्तेमाल किया जा सकता है। आदर्श ने तीतर के शरीर पर ऑयल और सोया सॉस लगाया। उसने उसके पेट में शराब डाली और कुछ मसाले छिड़के जो हरे प्याज और धनिये जैसे थे। आदर्श ने मसाले का स्वाद चखा था और अपनी पेटू प्रतिभा से वो जानता था कि हरे प्याज या धनिये के मुकाबले इसमें कोई कमी नहीं होगी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट था, आदर्श ने तीतर को एक साफ मोटे कपड़े से लपेटा। फिर उसने बर्तन में ढेर सारा नमक डाला और तीतर को उसमें दबा दिया। तीतर को पूरी तरह ढकने के बाद उसने बर्तन को बंद कर दिया और उसे भाप देना शुरू कर दिया। मोटे बुजुर्ग ने आदर्श को शक की निगाह से देखा। उसने इतना नमक डाला और तीतर को लपेटा, क्या यह ज्यादा नमकीन नहीं होगा? क्या इस जनजाति के गरीब बच्चों ने नमक नहीं खाया है? भले ही उनमें नमक कम था, पर उसे इस तरह खाने के लिए नहीं बनाया गया था। यह एक अवाक कर देने वाला घटनाक्रम था। मोटे बुजुर्ग ने बच्चे की सनक पर मजाक उड़ाया। वो अपना भुना हुआ तीतर खाना जारी रखता था, लेकिन ज्योति ने खाना बंद कर दिया था और वो उत्सुकता से उस बर्तन को देख रहा था जिसे आदर्श ने आग के ऊपर रखा था। धीरे धीरे बर्तन से खुशबू आने लगी। खुशबू साफ नहीं थी। अगर ये लोग तेज इंद्रियों वाले युद्ध कलाकार न होते तो उन्हें इसकी गंध न आती। क्या इतनी हल्की खुशबू वाली कोई चीज स्वादिष्ट हो सकती है? मोटे बुजुर्ग ने अपना भुना हुआ तीतर खा लिया था और अपनी मोटी मोटी छोटी उंगलियां चाटने लगा था। तभी आदर्श ने बर्तन खोला, करछुल से गर्म नमक झाड़कर तीतर निकाल लिया। एक स्वादिष्ट नमक पका हुआ तीतर पूरा हो गया था। जिस क्षण नमक की सील तोड़ी गई, एक ताजा स्वादिष्ट गंध फैली जिससे आदर्श खाने के लिए तैयार हो गया। आदर्श को इस बात पर हैरानी हुई कि वो अपनी पूरी कैपेसिटी से खाना बना पा रहा था। बेशक इसकी असली वजह तीतर था, जिसके मांस में भरपूर ऊर्जा थी। यह धरती पर पाले गए मुर्गियों से कहीं बेहतर था, और वो शराब जो किसी खजाने से बनाई गई थी, बस थोड़ा सा खमीर और कुछ 100 साल देवताओं का अमृत बनाने के लिए काफी थे। दोनों के कॉम्बिनेशन से आदर्श अभूतपूर्व गुणवत्ता वाली नमक पकी हुई तीतर का प्रोडक्शन करने में सक्षम हुआ। अरे, बूढ़े आदमी की दाढ़ी भड़क उठी और उसकी आंखें अचानक ऊपर उठ गईं। आदर्श अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने पहले से तैयार सॉस डाला और एक तीतर का पैर तोड़कर खाने लगा। स्किन क्रिस्पी और मांस जूसी था। मांस सॉफ्ट था और हर निवाले के साथ ऑयल टपक रहा था। उसका मुंह खुशबू से भरा हुआ था। कहना ही पड़ेगा कि मोटे बुजुर्ग का अनजान तीतर बेहद टेस्टी था। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं कि उसे इतनी बुरी हालत में भूनने के बाद भी वो उसका मजा ले पा रहा था। इसके अलावा मांस में शुद्ध ऊर्जा का फ्लो भी था। जैसे ही ये आदर्श के पेट में गया, ये ऊर्जा आदर्श के पूरे शरीर में फैल गई, जिससे उसे एक अवर्णनीय आरामदायक गर्मी का एहसास हुआ। बूढ़े की शराब भी बेहद खास थी। नमक में पकाने के बाद भी उसका मादक स्वाद अभी तक गायब नहीं हुआ था। वो तीतर के मांस में समा गया था और उसे एक मादक सुगंध दे रहा था। शराब में और भी अधिक शुद्ध ऊर्जा थी, जिसने आदर्श के पूरे शरीर को तब तक ताज़ा कर दिया जब तक उसके रोम छिद्र खुल नहीं गए। ज्योति ने आदर्श को उत्सुकता से देखा। सिर्फ उसकी खुशबू और रूप रंग से ही अंदाजा लगाना आसान था कि उसका स्वाद लाजवाब होगा। ये बच्चा अधिकतम 12 वर्ष का था और उसके पास ऐसे स्किल हैं। बहन परी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? आदर्श के शब्द बेहद स्वीट थे। वो जानता था कि लड़की का कद असाधारण था। बूढ़े ने उसे अपनी आंखों का तारा समझा था, इसलिए हालांकि आदर्श उसका नाम नहीं जानता था, फिर भी उसे बहन परी कहने में कोई हर्ज नहीं था। ज्योति हिचकिचाई, लेकिन आदर्श को उसके लिए एक अछूता ड्रमस्टिक फाड़ते हुए देखकर वो अनिश्चित थी कि क्या करना है। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया और एक छोटा सा निवाला खा लिया। यह सचमुच बहुत टेस्टी था। इसकी तुलना में ये उसके मालिक के ब्लैक चार्ट फिजेंट को बेस्वाद बना देगा। लड़की ने रुमाल निकाला, अपना मुंह पोंछा और मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद दिया। उसने खाना पकाने का ऐसा मेथड कभी नहीं आजमाया था और इसका स्वाद भी बहुत यूनिक था। यद्यपि ज्योति एक कठोर जीवन जीती थी और भोजन के प्रति आसक्त नहीं थी, लेकिन ट्रेनिंग के लिए जंगल में जाने और प्रतिदिन कड़वे काले जले हुए तीतर खाने के कारण वो अपनी लिमिट तक पहुंच गई थी। हालांकि लड़की ने इसकी सराहना की, लेकिन उसने अपनी तारीफ में कोई अतिशयोक्ति नहीं की। लेकिन मोटा बुजुर्ग अलग था। वो एक लालची और पेटू था। हालांकि कई साल पहले वो ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया था जहां उसे अनाज से परहेज था, फिर भी उसने कभी अनाज का सेवन किया। वो दिन में 4 बार खाना जरूर खाता था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और लेट नाइट मील। आमतौर पर घर पर ही उन्हें खाने पीने का सामान मिल जाता था। उसका स्वाद अच्छा होता था और उनकी स्वाद कलिकाएं तृप्त हो जाती थीं। लेकिन अब जब वो अपने शिष्य के साथ बाहर थे तो उनके लिए ये मुश्किल हो गया था। वो पहले से ही लगातार राख से बनी बारबेक्यू खाते खाते थक चुके थे। लालच के कारण उसके मुंह में पानी आ गया था, लेकिन वो आदर्श से मांगने के लिए अपनी हैसियत कम नहीं कर सकता था। चूंकि आदर्श उसे तीतर देने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था, इसलिए मोटा बुजुर्ग नाराज हो गया।
ये बच्चा कितना कृतज्ञ था। क्या वो भूल गया कि उसे तीतर और शराब किसने दी थी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खाना बना पाओगे। मैंने दुनिया के सारे लजीज व्यंजन चखे हैं, इसलिए स्वाद के मामले में मैं वाकई माहिर हूँ। चलो बच्चे, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ और देखता हूँ कि तुम्हारी पाक कला कितनी अच्छी है। अगर कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगा। ये कहते हुए कालिक से सना एक चिकना मोटा हाथ उसके सामने आ गया। उसने भुने हुए तीतर खाने से अपने हाथ भी नहीं पहुंचे थे। आदर्श सहज रूप से बचना चाहता था, लेकिन किसी कारण से, हालांकि मोटे हाथ की गति तेज नहीं थी, वो बच नहीं पाया। अंत में तीतर का एक छोटा सा हिस्सा फट गया। 2 बेहतरीन पंख गायब हो गए। धत तेरी की, आदर्श ने मन ही मन कोसा। लेकिन इस टाइम पर मोटे बुजुर्ग ने पहले ही दांत पीस लिए थे और आदर्श को व्यंग्यात्मक नजरों से देखा, जिसका अर्थ था, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी छोटी सी कैपेसिटी से मेरी चालों से बच सकते हो? जैसे ही उसने दांत नीचे किए, चिकनाई फट गई और खुशबू उसके मुंह में भर गई। मोटे बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। मांस बेशक टेस्टी था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी शराब का स्वाद। दरअसल बूढ़े व्यक्ति ने बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन खाए थे, लेकिन ऐसा अप्रेजल पहली बार देखा था। मांस में अल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाने से यह और भी टेस्टी हो गया। वो न सिर्फ पेटू था, बल्कि शराबी भी था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शराब का इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है। शराब और तीतर, 2 अलग अलग और लजीज स्वाद, जब एक साथ मिलते हैं तो इनक्रेडिबल लगते हैं। इसके विपरीत पहले जो भुना हुआ तीतर उसने बनाया था, वो केवल डॉग्स के लिए ही उपयुक्त था। हालांकि बूढ़ा आदमी पहले ही एक तीतर खा चुका था और वो अनजान तीतर आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन हाथी निगलने की टेक्निक सीख लेने के बाद आदर्श जानता था कि उसका मांस पचने में बहुत मुश्किल होता है। एक सामान्य व्यक्ति बिना भूखा रहे एक सहजन की छड़ी खाकर कई दिनों तक जीवित रह सकता है। 1.5 किलो खाना खाने के बाद भी बूढ़े व्यक्ति को ऐसा नहीं लगा कि उसका पेट भरा है। हालांकि तीतर खाते हुए वो बहुत ही सलीकेदार लग रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। उसने लगभग 1 मिनट में आधा तीतर खा लिया और सिर्फ हड्डियों का ढेर ही छोड़ा। हड्डियां, यहां तक कि नाजुक पसलियों की हड्डियां भी साफ खा ली गईं, जिससे डॉग्स भी शर्मिंदा हो गए। बूढ़े आदमी को आदर्श की हैरान निगाहों की जरा भी परवाह नहीं थी और उसने शांति से अपने मुंह से ऑयल पोंछते हुए कहा, स्वाद ठीक ठाक है। अगर तुम और बेहतर करोगे तो मेरे भुने हुए तीतर के इक्वल पहुंच जाओगे। बूढ़े आदमी के बेशर्मी भरे दावे सुनकर आदर्श का गला रुंध गया। कैसा इंसान था वो! लगा जैसे उसका कद असाधारण था, पर वो इतना शर्मनाक क्यों था? बूढ़े आदमी ने आदर्श की घृणा भरी निगाहों को इग्नोर करने का नाटक किया और आदर्श के हाथों में नमक से पके हुए तीतर को देखते हुए कहा, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हारा पेट भर गया है? नहीं। आदर्श चौंक गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और अपने हाथों में नमक से पके हुए तीतर पर अटैक कर दिया। क्या मजाक है? अगर वो 1 सेकंड भी धीमा होता या पलक झपकते ही उसके हाथ का तीतर हड्डियों के ढेर में बदल जाता। टेस्टी होने के साथ साथ मांस शरीर के लिए भी बहुत पोषक था। आदर्श ने महसूस किया कि उसका खाली शरीर कुछ ही देर में एनर्जी से भर गया। इससे उसका खून दौड़ने लगा और वो और भी ताकतवर हो गया। क्या ये तीतर किसी प्राचीन पक्षी या उजाड़ एनिमल का वंशज हो सकता है? आदर्श इस बात पर एग्री हो गया, यदि अमीर लोग इस प्रकार का भोजन प्रतिदिन खाएं तो उनकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। शुरुआत में वो अपनी टेम्पर्ड बॉडी पूरी करने से खुश था, लेकिन वो पहले ही शांत हो चुका था। उनकी शुरुआत बहुत कम मानी जाती थी। भले ही उन्होंने किसी छोटे कबीले में जबरदस्त तरक्की की हो, लेकिन किसी बड़े कबीले में ये कोई खास कमाल नहीं होता। अभी उन्हें बहुत आगे जाना था। अरे, मैं जो देख रहा हूं उसके अनुसार तुम्हें पाक कला का हुनर है और इसे किस्मत ही कहा जाएगा कि हम एक दूसरे को जान सके। ये कहते हुए मोटे बुजुर्ग ने अपनी अंगूठी छुई। आदर्श ने ये शब्द दूसरी बार सुने थे और वो पहले से ही इससे अप्रभावित था। उसने शांति से अपना मुंह पोंछा और मोटे बुजुर्ग के कुछ बाहर निकालने का इंतजार करने लगा। हे बच्चे, ये लो और मिठाई खरीदो। मोटे बुजुर्ग ने अपनी अंगूठी से 2 सोने की सिल्लियां निकालते हुए कहा। देखने में तो उनका वजन आधा पाउंड था। ये पहली बार था जब आदर्श सोने की सिल्लियां देख रहा था। धरती पर उसने सिर्फ बैंक्स के कांच के बक्सों में सोने की प्लेट्स देखी थी, लेकिन वे इतनी बड़ी नहीं होती थी। आदर्श एक और नजर डालने से खुद को नहीं रोक सका। आओ, मेरे पास अभी भी 20 से ज्यादा मुर्गियां हैं। तुम इसे पका सकते हो और मैं तुम्हें ये 2 सोने की सिल्लियां दूंगा। फिर तुम ढेर सारी मिठाइयां खरीद सकते हो, बूढ़े ने खुशी से कहा। हालांकि उसने मुंह से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो जानता था कि आदर्श के सामने उसकी पाक कला कुछ भी नहीं है। आदर्श के नमक में पके तीतर, खासकर शराब और मांस की खुशबू के साथ, मोटे बुजुर्ग के मुंह में पानी ला दिया था। ये सुनकर आदर्श ने मुंह सिकोड़ लिया। बादलों के जंगल में सोने की सिल्लियां सिर्फ देखने में अच्छी लगती थीं, पर किसी काम की नहीं थीं। धरती पर ये 2 बड़े सोने के सिक्के जिंदगी भर का खाना खरीदने के लिए काफी होते, लेकिन इस दुनिया में खाना बहुत महंगा था, खासकर बादलों के जंगल में। सोने की सिल्लियों से भी शायद कोई कुछ न खरीद पाए। अगर वो विक्रम के साथ सोने का आदान प्रदान करके खाना खरीदता तो वो खुद को भेड़ियों के हवाले कर देता। मुझे सोना नहीं चाहिए, आदर्श ने बिना हिले डुले कहा। इस बूढ़े ने पहले उसे कांसे के सिक्के दिए थे और अब सोना दे दिया।
साफ था कि वो आदर्श को किसी भाग्यशाली बच्चे की तरह देख रहा था, न कि किसी मार्शल आर्टिस्ट की तरह। महाशय, क्या आपको नहीं पता कि अगर कोई बच्चा सड़कों पर सोना लेकर घूमे तो अंजाम बहुत बुरा होगा? अरे! मोटे बुजुर्ग का गला रुंध गया। बुजुर्ग के मन में विचार कौंध रहे थे कि भले ही आदर्श इसका इस्तेमाल न कर पाया हो, लेकिन वो इसे अपने पेरेंट्स को दे सकता था। ज्योति, जो उस मोटे बुजुर्ग के पास खड़ा था, आदर्श को सरप्राइज से देखने लगा। एक निर्दोष व्यक्ति अपने धन के कारण मुसीबत में पड़ जाता है, यह सिद्धांत सरल था, लेकिन 12 साल का बच्चा होने के नाते वो न केवल उस सोने से अप्रभावित था, बल्कि उसने ये बात सचमुच कही। ये बहुत इंप्रेसिव था। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मोटे बुजुर्ग ने सोना रखते हुए कहा। मुझे अंदाजा है कि सर कोई असाधारण इंसान है। आप जरूर किसी ऊंचे और असाधारण दर्जे के इंसान होंगे, और ठीक है, चापलूसी बंद करो। मोटे बुजुर्ग ने आदर्श को घृणा भरी नजरों से देखा। ये बच्चा वाकई अजीब था। मैं आपकी चापलूसी नहीं कर रहा, मैं तो बस आपके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त कर रहा हूं। आप ये सब पा सकते हैं, और कई लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि सर आप में ताकत है। इस जंगल में जिनके पास ताकत है उन्हें दूसरों द्वारा सम्मान दिया जाएगा। इतनी छोटी मैं एक चीज के लिए बड़े साहस के साथ अनुरोध करूंगी, वो है शक्ति। आदर्श ने पूरे कॉन्फिडेंस से ये शब्द कहे। हालांकि उसने धीरे से कहा था, लेकिन ये शब्द सीधे कानों में पड़े, जिससे मोटे बुजुर्ग को झटका लगा। ज्योति ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और आदर्श को सरप्राइज से देखा। आदर्श ने जो कहा था वो बहुत सिंपल था, लेकिन जब उसके गुरु ने उससे पूछा था कि वो क्या चाहता है, तो उसने ये शब्द अपनी शक्तिशाली बनने की इच्छा व्यक्त करने के लिए कहे थे। यह बच्चों के बिना सोचे समझे बोलने के तरीके से अलग था। ये शब्द किसी बच्चे के शब्दों से भिन्न थे।